बढ़ते रहना इन्फ्लेशन कहलाता है। कल हमने इसके ऊपर बात की थी कि a continuous and consistent increase in prices a continuous or consistent increase in prices or a continuous or consistent increase in general price level, we called it inflation. हमने अपने लास्ट लेक्चर में जो कवर किया था वो ये किया था कि अगर प्राइसेस मुसलसल बढ़ती रहे जनरल प्राइस लेवल तो हम इसको इन्फ्लेशन कहते हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने दो चीज़ों पे जो है बात की थी कि एक तो हमने ये बात की थी कि इन्फ्लेशन का अंदाज़ा कहाँ से लगाते हैं, ठीक है ना। परसिस्टेंट भी कह सकते हैं, कंसिस्टेंट परसिस्टेंट इंक्रीज इन प्राइसेस यानी मुसलसल रहे। अच्छा, अब ये है कि एक तो ये बात है कि जो आपके दो चीज़ें हैं, एक तो हमने कल इंडेक्स नंबर से अंदाज़ा लगाया कि प्राइसेस बढ़ती हैं, और दूसरा कल हमने जो है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की मदद से देखा कि प्राइसेस को अगर मनी सप्लाई बढ़े तो प्राइसेस कैसे बढ़ती हैं। और इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन देखे थे। लेकिन आज हम चल रहे हैं बात कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन के ऊपर। जब हम कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन पे बात कर रहे हैं तो यहाँ बहुत सारी कॉजेज हैं, ICAP की बुक में तकरीबन 3-4 दी हुई है। लेकिन याद रहे कि जो मेन एड्रेसेबल और पॉपुलर तरीन टाइप्स हैं वो सिर्फ कॉजेज हैं, वो दो तरह के हैं। एक वजह ये बनती कि डिमांड बढ़ जाए, जाहिर है प्राइस के बढ़ने की एक वजह ये हो सकती है कि डिमांड बढ़ जाए, इसे हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन का नाम देते हैं। और दूसरी वजह ये हो सकती है कि डिमांड को कुछ नहीं हुआ, सप्लाई कम हो गई है। तो सप्लाई का मामला जो है, जिसको आप कह सकते हैं सप्लाई शॉर्टेज, इसको हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो दो चीजें, एक ये कि या तो डिमांड बढ़ गई है, अगर आप अपना चैप्टर नंबर 2 याद करें तो चैप्टर नंबर 2 में अगर एक मार्केट इक्विलिब्रियम पे थी, लेट से ये आपकी मार्केट है, ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व, तो यहाँ पे प्राइस के बढ़ने की सिर्फ दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो वजह ये हो सकती है कि इसमें डिमांड में इजाफा हो गया, डिमांड इंक्रीज हो गई, अगर D1 से D2 हो गई तो भाई प्राइस ज्यादा हो जाएगी, तो एक वजह तो ये हो सकती है, इसको हमने नाम दे दिया डिमांड पुल का। दूसरी सूरत क्या हो सकती है, दूसरी सूरत ये हो सकती है कि मार्केट बिल्कुल सुकून पे हो, उसमें कोई मसला ना हो, डिमांड एंड सप्लाई दोनों इक्विलिब्रियम पे हैं, ठीक है जी, और प्राइस आपकी P1 है, तो हो सकता है कि सप्लाई कम हो जाए। दूसरा तरीकाकार ये हो सकता है सप्लाई में शॉर्टेज आ जाए, तो अगर ये S1 है ये S0 हो जाए तो भी प्राइसेस ज्यादा हो जाएंगी। तो दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो डिमांड बढ़ गई है या प्राइस कम हो गई है। अगर डिमांड बढ़ी है तो डिमांड राइटवर्ड गई है, और अगर सप्लाई घटी है तो वो लेफ्टवर्ड गई है। अब ये जो दोनों सूरतें हैं ये हमने मार्केट के हवाले से देखी हैं। जब हम इकोनॉमी की बात करेंगे तो फिर ये वाले डायग्राम नहीं चलेंगे, फिर इसको हमें एग्रीगेट सप्लाई बनाना पड़ेगा, इसको एग्रीगेट डिमांड बनाना पड़ेगा। तो बस इसके साथ अगर ए लग गया तो समझिए हमारा जो डायग्राम है वो बन गया। और अगर डायग्राम बनाना आ गया तो फिर आपका ये मसला हल हो जाएगा, आपके लिए इसको सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं रहेगा। एक डेफिनेशन, एक डायग्राम, अल्लाह खैर सल्ला। लो जनाब, तो बात ये हो गई कि पहले तो ये कंफर्म कर लिया जाए कि ये दोनों बातें आपको क्लियर हैं कि प्राइसेस के बढ़ने की दो वजह, एक डिमांड का बढ़ जाना, डिमांड सप्रेसेस सप्लाई, डिमांड ने सप्रेस कर दिया सप्लाई को, हायर प्राइसेस आर रिजल्ट। जब डिमांड सप्रेस करती है सप्लाई को तो इसके नतीजे में प्राइसेस हाई हो जाती है। आसान अल्फाज में डिमांड पुल इन्फ्लेशन अक्कर व्हेन एग्रीगेट डिमांड राइजेस मोर क्विकली देन द इकोनॉमीज प्रोडक्टिव पोटेंशियल, यानी सप्लाई से ज्यादा डिमांड जल्दी से बढ़ जाती है, क्विकली बढ़ जाती है, तो हम इसे कहते हैं ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। जनरली ऑब्जर्व्ड इन ए सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, आमतौर पे ये ऑब्जर्व किया जाता है फुल एम्प्लॉयमेंट से ऊपर, कि जब फुल एम्प्लॉयमेंट में इकोनॉमी पहुंच जाती है। आप सब बच्चे जानते हैं कि हम फुल एम्प्लॉयमेंट को किस तरह शो करते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के केस में। तो आप बच्चे ये कहते हैं कि सर इस तरह से है कि यहाँ पे
आ गया रियल आउटपुट, यहां आ गया प्राइस लेवल, ठीक है जी। ये आ गई आपकी लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। आप सब बच्चे जानते हैं लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व शो करती है आपकी इकोनॉमी के पोटेंशियल को। सो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व शोज द पोटेंशियल ऑफ योर इकोनॉमी। आपकी इकोनॉमी का पोटेंशियल क्या है, आप यहां पे इसे इक्वेट करते हैं, ये है आपका एग्रीगेट डिमांड और ये है आपका एग्रीगेट सप्लाई। आपको याद होगा हमने इसे स्टेबल इक्विलिब्रियम का नाम दिया था कि दिस इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम। Yes, this is the point of equilibrium, ठीक है जी। और ये है नॉर्मल कंडीशन जहां पे आप पहले प्रिवेल कर रहे हैं। इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले आपका पॉइंट ये बनता है कि आप एक्सप्लेन करें कि आपने एक्स एक्सिस पे क्या रखा है, वाई एक्सिस पे क्या रखा है, ठीक है। फिर आप ये एक्सप्रेस कर दें कि इनिशियल इक्विलिब्रियम जो है वो कहाँ पे है। इनिशियल इक्विलिब्रियम जो है वो ई पे है, जहाँ पे प्राइस लेवल आपका P1 है और रियल आउटपुट आपका जो है वो YF है, जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, जो कि इकोनॉमी का फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। तो दो बातें मैंने कही। पहली बात मैंने क्या कही कि आपका एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है। दूसरा, इनिशियल इक्विलिब्रियम जो है वो पॉइंट ई पर है, जहां पर के प्राइस लेवल P1 है, रियल आउटपुट YF है और ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। अब इस कंडीशन में मुझे डिमांड पुल इन्फ्लेशन शो करना है, तो आप मुझे बताइए कि मुझे एग्रीगेट डिमांड को मूव करना है या एग्रीगेट सप्लाई को मूव करना है। जी शाबाश। मुश्तबा बेटे डायग्राम लाजमी बनाना पड़ेगा, जहां तक मेरा ख्याल है डायग्राम मांगेगा एग्जामिनर। जी बच्चों, तो एग्रीगेट डिमांड को मूव करना है, किस तरफ करना है, सवाल ये है किस तरफ करना है वो। जी शाबाश। एग्रीगेट डिमांड को मूव करना है, किस तरफ करना है, तो सब बच्चे बता रहे हैं कि राइटवर्ड। क्या इससे पहले हमने ये ऐसा कोई डायग्राम बनाया है, आपके जहन में कोई ऐसा डायग्राम है जहां पे हमने इसे राइटवर्ड मूव किया हो इससे पहले? तो आपके जहन में फौरन आएगा कि यस, इससे पहले हमने किया था और इसको हमने कहा था, याद होगा आपको, इन्फ्लेशनरी गैप में हमने किया था इसको, ठीक है ना। इन्फ्लेशनरी गैप में आपने किया था इसको, तो हम इसको कहते हैं कि ये आपका जो है ये एग्रीगेट डिमांड कर्व है। इसको आप AD2 कह सकते हैं। ये आपका इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है जी। ये E1 था, ये E2 हो गया। यहां से आप प्राइस ले जाते हैं ये, तो प्राइस लेवल इंक्रीज हो गया, डेट इज P2, ठीक है। और इतना शो कर देना ही काफी है कि प्राइस लेवल इंक्रीज हो गया। अगर आप चाहें तो बेशक इस डायग्राम की तरह आप यहाँ पे Y2 भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने डायग्राम लिया है आपके जो है वो फ्रॉम योर बुक, ये आपकी बुक से लिया है। तो इसके अंदर हमने एक्सप्लेनेशन, आपने जो आपने अगला पॉइंट लिखना है वो ये वाला लिखना है। द नेक्स्ट पॉइंट इज हियर, ये पॉइंट आपने लिखना है। दिस इज पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 आपने ये लिखना है कि the inflation created by outward shift of aggregate demand for AD1 to AD2, no change in SRAS curve, ठीक है। SRAS में कोई फर्क नहीं है, प्राइस लेवल इंक्रीज कर गया एंड डेट इज फ्रॉम P1 टू P2 एंड डेट्स एनफ, इतना काफी है। प्राइस लेवल इंक्रीज कर गया P1 से P2 एंड डेट्स एनफ। तो ये बच्चों में बात कर रहा था आपके साथ कि सबसे पहले हमने कहा कि एक ऐसी सूरत हाल जहां डिमांड डिप्रेसेस द सप्लाई, सप्रेसेस द सप्लाई, हायर प्राइसेस आर द रिजल्ट। एग्रीगेट डिमांड इज मोर क्विकली मूव्स टुवर्ड्स द राइट देन द प्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ द इकोनॉमी। हमने डायग्राम बनाया जिसके अंदर हमने लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व बनाया है, इनिशियल इक्विलिब्रियम हमने इसी पे रखा है और फिर उसके बाद हमने एग्रीगेट डिमांड कर्व को राइटवर्ड मूव कर दिया है।
जब ये राइटवर्ड मूव किया है तो प्राइसेस इंक्रीज हो गई। इस प्राइसेस के इंक्रीज होने को हम जो है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का नाम देंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि क्या ये डायग्राम आप बना लेंगे और इसकी एक्सप्लेनेशन आप कर लेंगे। ठीक है जी शाबाश। मुस्तफा फैसल कह रहे हैं हम कर लेंगे, क्योंकि पहले भी ये डायग्राम हम बना चुके हैं चैप्टर नंबर 6 में, तो ये कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। यू कैन डू इट बाय योर ओन, आप कर सकते हैं। और 3 पॉइंट लिखने हैं। पहले एक बताना है एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, फिर आपने जिक्र करना है इनिशियल इक्विलिब्रियम का, और फिर आपने एग्रीगेट डिमांड कर्व को राइटवर्ड मूव कर देना, एंड दैट्स इनफ। दिस इज व्हाट वी कॉल द डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब सवाल ये है कि जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है इसके कॉजेज क्या है। इसके कॉजेज में सबसे पहला कॉज तो ये है कि एक फजूल खर्च मुआशरा हो, तो फजूल खर्च मुआशरा जो है वो खर्च करता जाएगा, और जब मुआशरा ज़्यादा खर्च करेगा, ठीक है, जब पैसे आएंगे फ़ौरन खर्च कर देगा, तो क्या आपके ख्याल में डिमांड कर्व किस तरफ जाएगा बच्चों। जब कोई मुआशरा फजूल खर्च होगा और पैसे खूब खर्च करेगा तो डिमांड कर्व किस तरफ जाएगा जी। तो डिमांड कर्व जो है वो राइटवर्ड जाएगा, चूंकि ये सोसाइटी तो खर्च किए जा रही है, किए जा रही है, ठीक है। अच्छा, और अगर अगर बाहर से लोग पैसा कमा कमा के भेजेंगे आपके मुल्क में, जैसे फॉरेन रेमिटेंसेस आ रहे हैं, किसी के वालिद कनाडा से डॉलर भेज रहे हैं, किसी के चाचू हैं वो लंदन से भेज रहे हैं, किसी के जो भाई हैं वो सऊदीया में, तो इससे भी क्या होता है, डिमांड बढ़ती है कम होती है। अगर बैरून मुल्क से पैसा आता जाए तो डिमांड बढ़ती है, लोग ज़्यादा खर्च करते हैं, और जब ज़्यादा खर्च करते हैं तो अल्टीमेटली उसका नतीजा क्या निकलता है जी शाबाश, एग्रीगेट डिमांड का राइटवर्ड चला जाता है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब दूसरी तरफ आप देखिए कि अगर किसी मुल्क की पॉपुलेशन बढ़ जाए, अच्छा जी, आपको याद होगा हमने चैप्टर नंबर 2 में कहा था मोर हेड्स मोर, हमने कहा था ज्यादा हेड्स होंगे तो ज्यादा डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड पढ़े थे, वहां पे हमने कहा था कि डिमांड ज्यादा हो जाती है, क्योंकि मोर हेड्स मोर डिमांड होती है, लिहाजा आबादी के बढ़ने से भी ये राइटवर्ड चला जाता है। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए, बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, तो लोग क्रेडिट कार्ड ज्यादा यूज करते हैं या कम करते हैं, डेबिट कार्ड ज्यादा, क्रेडिट कार्ड ज्यादा यूज करेंगे या कम करेंगे जी शाबाश बच्चों। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया तो क्रेडिट कार्ड भी ज्यादा यूज करेंगे, तो जब वो क्रेडिट कार्ड ज्यादा यूज करेंगे तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट ही आएगा कि डिमांड कर्व राइटवर्ड चली जाएगी। लिहाजा मैं इन चारों रीजन को एक दफा फिर रिपीट करता हूं। अगर मुआशरा फजूल खर्च होगा तो वो खर्च करेगा, जिससे एग्रीगेट डिमांड कर्व आउटवर्ड मूव कर जाएगी। अगर बैरून मुल्क से हमें तरसीलात आती रहेंगी, हमें फॉरेन रेमिटेंसेस आते रहेंगे, तो हमारे लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे, जिससे राइटवर्ड जाएगा। और अगर आबादी में इजाफा होगा तो मोर हेड्स मोर डिमांड, इससे भी हम राइटवर्ड जाएंगे। और अगर शरह सूद या रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दी जाए तो लोग बारोइंग ज़्यादा करेंगे, और बारोइंग करके भी वो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी खरीद सकते हैं, और वो लॉन्ग ड्यूरेशन के प्रोडक्ट या ड्यूरेबल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी खरीद सकते हैं, तो इससे भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन पैदा होता है। अब रही बात यह कि अगर कोई ये पूछे कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन की रेमेडीज क्या है, याद रहे कि एग्जामिनर जो है वो जब रेमेडीज पूछता है तो वो अलग अलग पूछ सकता है, डिमांड पुल की अलहदा और कॉस्ट पुश की अलहदा, इसलिए हम हर एक के साथ अलहदा अलहदा बात करेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि क्या रेमेडियल मैयर हो सकती हैं, तो रेमेडियल मैयर्स की जब बात होती है तो इसके अंदर सबसे पहली चीज जो है वो आ जाती है आपकी फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में क्या किया जा सकता है कि टैक्स इंक्रीज कर दें, यानी आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को जो है वो इंक्रीज कर दें। तो जब आप इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा देंगे तो अल्टीमेटली इसका अंदाजा ये होगा, इससे फायदा ये होगा कि आपका जो स्पेंडिंग है वो कम हो जाएगी, यानी डिस्करेज हो जाएगी। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि अगर टैक्सेस बढ़ जाएं, टैक्सेस बढ़ा दिए जाए, तो जब टैक्स बढ़ेगा तो लोग ज्यादा खर्चा करेंगे कम करेंगे, शाबाश बच्चों जी।
कम करेंगे, क्योंकि लोगों पे टैक्स लगे हैं, तो टैक्स लग जाने से क्या होगा, लोगों की कुव्वत खरीद में कमी आ जाएगी, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट अपनी भी स्पेंडिंग कम कर दे, यानी वो जो ब्रिजेस बना रहे थे, डैम्स बना रहे थे, उन पे जरा खर्चे रोक दे वक्ती तौर पे। तो अगर गवर्नमेंट भी खर्चे रोकेगी तो जाहिर बात है दो ही चीजें बढ़ाती हैं, चार चीजें बल्कि, जिसके अंदर कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, फॉरेन बायर है। तो हम बात करें यहाँ पे गवर्नमेंट भी अपने अखराजात कम कर दे तो डिमांड में कमी आ जाएगी। अच्छा, मॉनेटरी में क्या हो सकता है? मॉनेटरी में ये हो सकता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाए। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया जाएगा तो लोग क्रेडिट कार्ड ज्यादा यूज करेंगे, कम करेंगे? शाबाश, कम कर देंगे, तो इससे ये मसला हल हो जाएगा। और मॉनेटरी मैयर में ही अगर हम मनी सप्लाई कम कर दें तो लोगों के पास पैसे ही कम होगा, पैसा कम होगा तो खरीदारी भी कम करेंगे। और फिर आगे आ जाता है सेलिंग सिक्योरिटीज। ये सेलिंग सिक्योरिटीज को अभी मैं उधार कर लेता हूँ, ये मैं आके जाके आपको मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ा दूंगा, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है। यहाँ पे हम बात करेंगे तो दूरी रह जाएगी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि ये पॉइंट मैं मॉनेटरी पॉलिसी में डिस्कस करूंगा जाके। फिलहाल आपसे अपने समझिए मैंने चार ही रेमेडीज बताई हैं। एक रेमेडी मैंने बताई है कि लोगों पर टैक्स लगा दो, टैक्स लगाओगे लोग खर्चा कम करेंगे। दूसरा मैंने हल ये बताया फिस्कल पॉलिसी में कि गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग जो है उसे कम करे, ताकि जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके मदद से भी लोगों के जेबों में पैसा कम जाए। और फिर उसके बाद ये है कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें ताकि लोग क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का यूज भी कम करें। और इसके साथ साथ ये है कि वो मनी सप्लाई में भी कमी लाएं ताकि अखराजात में लोग कमी करें। तो यहाँ पे आके हम कहते हैं हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंप्लीट कर देते हैं। इसके अंदर हमने तीन चीजें पढ़ी हैं। एक इसकी डिस्क्रिप्शन, बल्कि चार चीजें, एक इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ी है, एक इसका डायग्राम पढ़ा है हमने, और एक हमने इसका कॉजेज पढ़े, और कॉजेज के बाद हमने इसकी रेमेडीज पे बात की। अब इसी तरह हम कॉस्ट पुश पे भी करेंगे। कॉस्ट पुश में क्या है? कॉस्ट पुश में हमने ये कहा है कि इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लीड्स टू डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ दीज गुड्स। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो लोग जो है वो प्रोडक्शन कम कर देते हैं इन चीजों की, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने से लोगों का इंटरेस्ट या प्रोड्यूसर्स का इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाता है। पहले हमने बात की कि इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन महंगे हो जाए तो प्रोड्यूसर की कॉस्ट बढ़ जाती है, और जब कॉस्ट बढ़ जाती है तो उसका मुनाफा कम होगा, इसलिए प्रोडक्शन कम करेगा। इसको जरा हम इस तरह कर लेते हैं कि देखिए, अगर कॉस्ट बढ़ेगी यानी मटेरियल महंगा हो जाएगा, वेजेस ज़्यादा हो जाएंगी, तो प्रोड्यूसर जो है उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा। आप सब जानते हैं कि प्रॉफिट के कम होने पे प्रोड्यूसर प्रोडक्शंस को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं कि कम कर देते हैं? जी शाबाश बच्चों, अगर कॉस्ट बढ़ जाए तो प्रोड्यूसर जो है प्रोडक्शन को क्या करते हैं? जी शाबाश, तो प्रोड्यूसर जो है प्रोडक्शन को कम कर देते हैं, उसमें कमी ले आते हैं। वो कहते हैं कि जी ठीक है, अब हमें मुनाफा नहीं हो रहा तो हम प्रोडक्शन कम करेंगे। अब प्रोडक्शन कम हो गई तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व किधर जाएगा? लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड? प्रोडक्शन कम हो गई तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व किधर जाएगा? शाबाश, आइदर लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड। जी, तो सब बच्चों ने कहा कि ये लेफ्टवर्ड जाएगा। तो इसका इक्विलिब्रियम कैसे बनेगा? देखिए, सबसे पहली बात ये, इसका डायग्राम कैसे बनेगा? डायग्राम आपने इनिशियल डायग्राम वही बनाना है जो हमने पहले बनाया था। इस तरफ प्राइस लेवल होगा, इस तरफ आपका रियल आउटपुट होगा। यहाँ पे हम सपोज करेंगे कि इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रही है, YF इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रही है। ये हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व है, AD1। ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, S1। ये है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, और ये आ गया आपका प्राइस लेवल P1। ये है हमारा प्राइस लेवल P1। अब यहाँ पे ये हमें क्लियर कर देना चाहिए
ये हमारा लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। तो आप दो बातें लिखेंगे यहाँ पे। पहली बात आप ये लिखेंगे कि आपने एक्स एक्सिस पे कौन सा वेरिएबल रखा है और वाई एक्सिस पे कौन सा रखा है। दूसरे में आप ये लिखेंगे कि AD1 जो है वो AS के बराबर है पॉइंट E पे, और यहाँ प्राइस लेवल जो है वो P1 है, और रियल आउटपुट जो है वो है YF। तो ये YF है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये बात होगी। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, आप लोगों से मशवरा कर लेते हैं। यहाँ तक मैंने डायग्राम बना दी, अब मुझे क्या करना चाहिए। शाबाश, व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट। नेक्स्ट मुझे क्या करना चाहिए। तो आसिफ अली कह रहे हैं सप्लाई कर्व को लेफ्टवर्ड मूव करना चाहिए। आप बाकी लोग क्या कहते हैं, क्या मशवरा देते हैं मुझे। जी बिल्कुल सही होगी बात, ठीक है। हमजा कह रहे हैं, हमजा बेटा AS लिखना था, आपने शायद AD गलती से लिख दिया है ना, क्योंकि देखिए प्रोडक्शन का मामला, ये सप्लायर का जो मामला सप्लाई से चलेगा ना बेटा। अच्छा, तो देन न्यू इक्विलिब्रियम जो है वो E1 या E डैश जिस पे आप चाहें, ठीक है जी। तो नई एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है उसे मैं ब्लू कलर में बना देता हूँ। ये मैं इसे लेफ्टवर्ड मूव कर देता हूँ, ये लेफ्टवर्ड मूव कर गई जी। इसको मैं AS नॉट कह देता हूँ, क्योंकि 1 के बिहाइंड 0 होता है। तो इसको मैं E डैश कर देता हूँ। तो यहाँ से ये प्राइस लेवल जो है आपका वो P2 हो गया। ये आपका प्राइस लेवल इंक्रीज हो गया। यहाँ से आप बेशक ये बना लें या ना बनाएं, ये इट्स अप टू यू, ठीक है जी। तो तीसरा पॉइंट आप ये कहेंगे, उसके अंदर आप पहले ये लिखेंगे, तीसरा पॉइंट ये बनाए, कॉस्ट इंक्रीज होगी, प्रॉफिट कम होंगे, प्रोडक्शन में कमी आ जाएगी, जिससे AS मूव्स टू, ये पॉइंट बीच में ले लेना आप, कि कॉस्ट के बढ़ने से प्रॉफिट कम होंगे, प्रोडक्शन जो है उसमें कमी आएगी। AS मूव्स टू AS1 टू AS नॉट causes increase in price level from P1 to P2. So this is what the explanation। तो यहां तक इसकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। तो अब आप सब बच्चों से पूछते हैं कि क्या डायग्राम बनाने में कोई मुश्किल तो नहीं है। जी शाबाश बच्चों, वाई नॉट भी लिख सकते हैं बेटा, कोई मसला नहीं, आप वाई नॉट लिख दें, ठीक है, ओके। तो डायग्राम बनाने में कोई मुश्किल नहीं है। आपको ये पता चल गया कि इनिशियल इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट पे रखें। अगर आपको डिमांड पुल इन्फ्लेशन बनाना है तो डिमांड को किस तरफ मूव करेंगे, शाबाश, डिमांड पुल इन्फ्लेशन में डिमांड को किधर मूव करेंगे, शाबाश, राइट वर्ड, बिल्कुल ठीक है। और अगर कॉस्ट पुश शो करना है तो सप्लाई को किधर मूव करेंगे, लेफ्ट वर्ड। डायग्राम एक ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं, ठीक है जी। और एक्सप्लेनेशन के 3 पॉइंट रखेंगे, एक्स एक्सिस पे रियल आउटपुट है और वाई एक्सिस पे प्राइस लेवल है। फिर एक इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट बताएंगे जहां AD/AS को कट कर रहा है, प्राइस लेवल P1 है, रियल आउटपुट YF है, फुल एम्प्लॉयमेंट है। और फिर आप बताएंगे यहाँ पे कि कॉस्ट बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट कम होंगे, प्रोडक्शन कम होगी, जिससे एग्रीगेट सप्लाई कर्व AS1 से AS नॉट हो जाएगा, लेफ्ट वर्ड मूव कर जाएगा। और जब लेफ्ट वर्ड मूव कर जाएगा तो प्राइस लेवल में इजाफा हो जाएगा। तो ये आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक हो गई बात। तो अब यहां से आगे बढ़ते हैं और आपसे पूछते हैं कि इसके कॉजेस क्या हैं। अब देखिए, इसके जब कॉजेस की बात करेंगे तो सबसे पहला मसला, हम काफी चीजें इसमें ऐड कर सकते हैं। सबसे आसान सी बात यह है कि अगर वेजेस बढ़ जाएं, यानी हमें उजरतें ज्यादा देनी पड़े, लेबर यूनियन का प्रेशर आ जाए, कोई और वजह हो, वेजेस बढ़ जाए, तो वेजेस के बढ़ने से कॉस्ट क्या होगी, शाबाश, वेजेस के बढ़ने से कॉस्ट क्या होगी, वेजेस के बढ़ने से कॉस्ट क्या होगी, शाबाश, वेजेस के बढ़ने से कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। और जब कॉस्ट ज्यादा होगी तो अल्टीमेटली प्रॉफिट कम होगा। तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व किधर जाएगा, मूव्स टू एग्रीगेट सप्लाई कर्व किधर जाएगा, इट विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। तो इस वजह से ये लेफ्ट वर्ड चला जाएगा। अब देखते हैं और किस वजह से कॉस्ट बढ़ सकती है। कॉस्ट जो है वो रॉ मटेरियल के महंगे होने से भी बढ़ सकती है, या इंपोर्टेड मटेरियल के महंगे होने से भी बढ़ सकती है, ठीक है, या बिजली और फ्यूल के महंगे होने से भी बढ़ सकती है, कि फ्यूल महंगा हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो जाए, तो इससे भी हो सकता है कि हमारी कॉस्ट, तो ये भी एक पॉइंट ऐड हो सकता है। या
इनडायरेक्ट टैक्सेस रॉ मटेरियल पे लगा दिए जाए कि रॉ मटेरियल जब उस पर टैक्सेस लग गए तो उससे भी क्या हो सकता है कि हमारी कॉस्ट बढ़ सकती है। ठीक है जी, तो ये वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है। अब सवाल ये है कि हमने तीन बातें पढ़नी थी। एक हमने इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़नी थी, वो हो गई। ठीक है, डिस्क्रिप्शन क्या पढ़ी आपने? डिस्क्रिप्शन आपने ये पढ़ी कि इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी इनपुट फैक्टर महंगे हो जाए, लीड्स टू डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ द गुड्स, तो इससे सप्लाई ऑफ गुड्स कम हो जाएगी और एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो AS1 से AS0 हो जाएगा, इक्विलिब्रियम इधर चला जाएगा, प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इस डायग्राम को मैंने मैनुअली भी बना के आपको दिखाया। और फिर हमने कहा कि वेज रेट बढ़ जाए, रॉ मटेरियल महंगा हो जाए, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल महंगा हो जाए या इनडायरेक्ट टैक्सेस लग जाए मटेरियल पे, सारी सूरतों में प्राइसेस में इजाफा होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी रेमेडीज क्या हो सकती हैं। चूंकि हमें डिस्क्रिप्शन पढ़नी थी, फिर डायग्राम पढ़नी थी और फिर इसकी कॉजेज पढ़नी थी, तो ये हमने तीनों काम कर लिए। तो अब हम चलते हैं किस तरफ? अब हम चलते हैं इसकी रेमेडीज की तरफ। तो रेमेडीज को देखते हैं, रेमेडीज क्या है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई ऐसा तरीका लगाया जाए कि वेजिस को कंट्रोल कर लिया जाए। क्योंकि वेजिस के बढ़ने से कॉस्ट बढ़ी थी, तो वेजिस को कंट्रोल कर लिया जाए। तो अगर वेजिस कम हो जाएं तो प्राइसेस क्या होंगे? शाबाश, वेजिस कम हो जाए तो कॉस्ट क्या होगी? शाबाश, वेजिस कम कर दी जाए तो कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो यही हम चाहते हैं कि वेजिस कंट्रोल की जाए ताकि कॉस्ट में कमी आए। जब कॉस्ट में कमी आएगी तो प्रोड्यूसर्स के प्रॉफिट बढ़ेंगे और प्रॉफिट बढ़ेंगे तो वो फिर एग्रीगेट सप्लाई में भी इजाफा करेंगे और हमारा मसला हल हो जाएगा। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि हम जो यूटिलिटीज हैं, जैसे बिजली का बिल है, बाकी गैस का बिल है, उसे हम कम करें। अगर हम उसे रिड्यूस कर देते हैं तो उससे भी कॉस्ट में कमी आ सकती है। और इसी तरह ये हो सकता है कि हम सर्च करें ऐसे सोर्सेज जहां से हमें इंपोर्टेड मटेरियल सस्ता मिल जाए। कि बहुत सारे महंगे सोर्सेज होते हैं, मिसाल के तौर पे एक केमिकल हम स्वीडन से मंगवा रहे हैं तो स्वीडन से तो महंगा मिलेगा, लेकिन अगर हम फर्ज कीजिए उसी क्वालिटी का कहीं चाइना या किसी और मुल्क से ले लें तो शायद सस्ता मिल जाए। तो हमें चाहिए कि हम केमिकल के सस्ते और इकोनॉमिकल सोर्सेज की तरफ चले जाएं, इससे कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक हो गई बात? तो ये सारी रेमेडीज किसकी हैं? ये रेमेडीज हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की। किसकी जी? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की। हम इसको चेंज भी कर देते हैं, इसलिए कि हमने शायद कंपोजिंग में, क्योंकि आपको पता है मेरी कंपोजिंग ज़रा फारिगी है, तो मैं चीज़ों को इधर उधर से कॉपी करता हूँ और सम टाइम ये होता है कि हम कॉपी करते वक्त ना गड़बड़ कर जाते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको मिटा भी देता हूँ थोड़ा सा, ये हम यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉस्ट पुश। ठीक है, ताकि आप बच्चों को गलत फहमी ना हो। तो ये मैं ठीक कर देता हूँ, ये रही। ठीक है जी। अच्छा, तो इसको अब हम ठीक कर दिया आपके सामने, अच्छा हो गया। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, अब जरा आप मुझे बताइए कि यहाँ तक बात क्लियर है आपको कि वेजेस कंट्रोल की जाए, कॉस्ट और यूटिलिटी, बिजली का बिल, गैस का बिल ज़रा कम किया जाए और सस्ते रिसोर्सेज इनपुट को सब ढूंढ के लाएं। यानी वही मटेरियल जो महंगा मिल रहा है वो किसी और मुल्क से ले लें, किसी और कंपनी से ले लें जो ज़रा सस्ता दे दे। तो दिस इज वन ऑफ द सोल्यूशन। जी बच्चों, जुहेब, फातिमा, so there are too many students online today, but likewise अब्दुल कदीर है, ahsan जट है, अयामा है, अयूब राना है, ठीक है जी, दारे अदन है, फिर उसके बाद हमजा है, खतीजा है, महानूर है, मेहरीन है, शकील है, फैसल है, मुश्तबा है, जुहेब, हनीफ है, उसामा है। तो बेटे ज़रा कंबल से निकलें और ज़रा अलर्ट हो। क्या हो गया कि चाय शाय, ठीक है, ठंडी हो गई, कोई नहीं, दोबारा मामा से कहीं गर्म कर देंगी। अच्छा जी, तो असल में वालिदैन बड़ी कुर्बानी देते हैं बच्चों की खातिर। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे बच्चों, ब्रीफली डिस्कस टू कॉजेज ईच ऑफ व्हाट, दिस इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ ऑटम 17, ऑटम 17। ठीक हो गई जी बात? अच्छा, तो यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया कि डिस्कस टू कॉजेस, दो कॉजेस लिखनी है।
कोई बच्चा ये बता सकता है इसमें डायग्राम मांगी एग्जामिनर के, नहीं मांगी? जी शाबाश, डायग्राम नहीं मांगी, क्या चीज मांगी? कॉजेस। कितनी कॉजेस? दो कॉजेस। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, 6 नंबर आपके पास है, हेडिंग लिखना है और एक हेडिंग का 1.5 नंबर दिया है, तो कम से कम आपको उसके नीचे 2 या 3 लाइन्स ऐड भी करनी चाहिए। इसे आपने देखा होगा कि मैंने डिटेल उतनी ही रखी है कि आपके पेपर पे ज्यादा मेस ना क्रिएट हो, आप मुनासिब डिटेल लिख सकें। देखिए, आई कीप द डिटेल कंट्रोल्ड। तो ये जो मैंने नोट्स बनाए इसमें बड़ा ख्याल रखा है, कंपेटिटिव रखा है और मार्केट की सारी बुक्स को कंसल्ट करके बनाता हूँ ताकि किसी से कम नहीं होनी चाहिए चीज़। ठीक है जी, तो जितने मार्केट में बच्चे इस वक्त पढ़ेंगे उससे हम पीछे ना हो कहीं। ठीक है, उससे बेहतर हो हमारा कॉन्सेप्ट, पीछे ना हो। ठीक है, तो ये सारी मैंने कंसल्ट करके बनाई है और ज़्यादा मैं वो भी नहीं बनाता कि बाज़ ऑथर किताब लिखते हैं, वो इतनी बड़ी किताब लिख देते हैं जैसे हमने किसी को मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स करवाना है। तो इतनी बड़ी डिटेल भी नहीं देनी चाहिए बच्चे को, चूंकि फिर वो कॉम्प्रीहेंसिवली पेपर में जाके लिख नहीं सकता, उसे ये नहीं पता लगा कौन सी चीज़ अहम है कौन सी चीज़ गैर अहम है। और यही एक लॉजिक बनती है जिसकी वजह से आई कैप की अपनी बुक भी पीछे रह जाती है और उससे बच्चा अगर याद कर ले तो वो बेचारा जो टीचर के लिए इलस्ट्रेशन लिखी हुई है, जो टीचर की जगह देनी है, वो भी याद करके वहां लिखने की कोशिश करता है। यानी वो एग्जामिनर को यूं शो करता है जैसे किसी स्टूडेंट को समझा रहा है, जबकि उसने तो वो तो जानता है, उसे तो सिर्फ मुनासिब डिटेल चाहिए और पॉइंट्स चाहिए, क्योंकि उसने तो आपको थोड़े थोड़े नंबर देने हैं हर चीज के। अब यहाँ हर हेडिंग के 1.5 नंबर है, 1.5 मार्क्स है, तो जाहिर डिटेल उसके मुताबिक होनी चाहिए थी। अच्छा, दूसरा सवाल जो है वो ऑटम 16 से लिया है मैंने, कि ब्रीफली डिस्कस एनी टू मेजर्स that may be adopted for controlling inflation in any economy, that is cost push inflation and demand pull inflation। तो हमसे यहाँ पे क्या मांगे गए हैं? 2 measures that may be adopted to control the inflation। दो measures, तो एक measure का 1 नंबर। ठीक है जी, तो ये भी कोई ज्यादा डिटेल नहीं मांग रहा हमसे, रेमेडीज मांग रहा है मुख्तसर। और आपने देखा होगा वहां मैंने उसी तरह से डिटेल दी है कि आप एग्जामिनर के सामने आसानी से उसको ब्रीफ कर सकें और टू दी पॉइंट लिख सकें। ठीक है, चूंकि उसने नंबर हमें 1 देना है तो फिर हमने भी उसके मुताबिक डिटेल देनी है। लेकिन जरा थोड़े से और जाते हैं। देखिए, अब 17 में भी है, 16 में भी है और भी बाद में भी पेपर में था, लेकिन बिल्कुल सेम सवाल था इसलिए मैंने नहीं लिया। अब ये ऑटम 15 का सवाल देखिए कि आपने क्या करना, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अगेन आप बच्चों से पूछता हूँ, क्या डायग्राम मांगी एग्जामिनर ने? जी, 4 नंबर देने, डायग्राम मांगी उसने कोई? नहीं, डायग्राम उसने नहीं मांगी। दो नंबर एक के हैं, इसका मतलब है 2 से 3 लाइन लिखनी है, ये 4 लाइन लिख दे मैक्सिमम। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद उसने क्या मांगा? उसके बाद उसने इसके कॉजेज मांग लिए, ब्रीफली डिस्कस द कॉजेज। तो कॉजेज उसने ब्रीफली डिस्कस करने के लिए कहा तो उनकी लिस्ट बना दे। क्यों? कि 3 नंबर एक के हैं, 3 नंबर दूसरे के। ठीक होगी बात? यही चीज यहाँ पे जो है वो पुराने पेपर में, हमारा कोर्स चेंज हुआ था पहली दफा 2013 के बाद, उसके पहले के सवाल डिफरेंट है। उसके पहले के सवालों को अगर देखेंगे तो उसके 4 नंबर और 8 नंबर 12 नंबर दिए हुए, 12 मार्क्स, जबकि अब 10 से ज्यादा देगा ही नहीं। तो यहाँ पे बहरहाल क्या है, व्हाट डू द टर्म डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मीन्स, explain the concept of cost push and demand cost push inflation with the help of a diagram। तो आज पहली दफा यहाँ पे नजर आता है कि डायग्राम मांगी गई है लेकिन नंबर ज्यादा है फिर, तो ये डायग्राम है। लेकिन पुराना पेपर है, 12 नंबर लगे हुए, तो मेरे ख्याल में अगर अब होते तो इसके 6 नंबर होते। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका जो है वो। अच्छा, फिर देखिए इसमें इंडेक्स नंबर का सवाल का 8 नंबर ये भी है। तो दिस इज एन ओल्ड पेपर इन विच पेपर स्कीम नंबर स्कीम वाज डिफरेंट। ठीक हो गई बात? अब यहाँ पे और क्वेश्चन भी 5वां है, जबकि नए पेपर में तो मैक्रो शुरू ही छठे सवाल से होगी। अच्छा, तो ये देखिए यहाँ पे कि ये इसका जो भी मतलब कहने का मतलब है कि एग्जामिनर जब भी पेपर बनाता है वो छोड़ नहीं पाता इस सवाल को। 17 में दे रहा है, 16 में दे रहा है, 18 में दिया है, 19 में दिया है। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए कि ये सवालात पुराने पेपर्स में भी हैं, 13 में है, 10 में है, 99 में है। अच्छा, फिर उसके बाद और कई जगह है, तो मैंने यहाँ पे अब एक लिस्ट बना दी है, बस आप देख लीजिएगा एक दफा। ठीक है, बाकी की जो है अब जल्दी से हम यहाँ पे
जो है ये एमसीक्यूज का एक एरिया है। इसके अंदर देखिए जरा कि ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिड्यूस द इन्फ्लेशन, तो मैंने साथ ही एक्सप्लेनेशन दे दी है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूस द इन्फ्लेशन, सिर्फ डिस्कस ही करना था मुझे। इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाएंगे तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग के बढ़ाने से तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, लिहाजा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाओगे तो याद है मैंने अभी एक जगह गलती से लिखा हुआ था, मैंने फौरन काट के टैक्स किया था उसको, क्योंकि इनडायरेक्ट आने तो फिर उससे तो फिर प्राइसेस बढ़ेंगी, उससे तो फिर प्राइसेस में इजाफा होगा, लिहाजा ये भी गलत। सिर्फ क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि हम इंक्रीज कर दें डायरेक्ट टैक्सेस को, इंक्रीज कर दें डायरेक्ट टैक्सेस को ताकि लोगों की इनकम में कमी आए और वो कम खर्च करें, तो बी ऑप्शन होगा। ऑटम 15 का है, इसको भी आप देख लीजिएगा, ये भी बिल्कुल है, कौन सा नहीं है। तो मैंने साथ साथ सबका सोल्यूशन दे दिया। अगर इसमें कोई मसला आएगा तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, आप मेरे से पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सी चीज ऐसी है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है। तो ये यहाँ मैंने कुछ एमसीक्यूज भी आपको दे दिए, साथ ही साथ जरा देख लीजिएगा इनको। इसका ऑप्शन भी मैंने साथ ही पेस्ट कर दिया, इसका भी साथ ही पेस्ट कर दिया, तो इसका भी साथ ही कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में से भी लिया था, उसको भी मैंने साथ ही दे दिया आप लोगों को। अब यहाँ तक बच्चों मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ कि कोई ऐसी चीज जो आपको समझ ना आई हो